लास्ट क्लास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टॉपिक शुरू किया था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल किसी को हटा दे और उसकी जगह पे आ जाए। तो इसमें देखा गया है कि ये दो तरीके से रिएक्शन होती है, SN2 एंड SN1। तो SN2 जो है इसकी करैक्टर्स हमने पढ़ लिए कि सिंगल स्टेप है, ऑर्डर 2 है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, प्राइमरी हेलो एल्केन में सबसे ज़्यादा होती है और टर्शरी में लीस्ट होती है। टर्शरी में लीस्ट क्यों होती है? क्योंकि टर्शरी में कार्बन बल्की ग्रुप होते हैं, बल्की ग्रुप होने के कारण न्यूक्लियोफाइल को एंट्री नहीं मिलती कार्बन पे अटैक करने के लिए, इसलिए टर्शरी में ये लीस्ट रिएक्टिव है। अब हम पढ़ेंगे SN1 के करैक्टर और उससे रिलेटेड हम करेंगे क्वेश्चन। तो अब आप देखो, अब हमारा जो टॉपिक शुरू हो जाता है, इस टॉपिक का नाम है हमारा SN1 रिएक्शन। इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर 1। तो इसके मैंने कुछ करैक्टर्स यहाँ लिखे हैं, फिर मैं इसको समझाता हूँ। तो जो SN1 रिएक्शन है, इसका करैक्टर है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, मतलब ये 2 स्टेप में होती है। फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस को यहाँ हम बोलते हैं कार्बोकेटायन, कि यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। कीप इन माइंड, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। नो इन्वर्जन, जैसे वहां पे इन्वर्जन हुई थी ऐसा यहाँ पे इन्वर्जन जैसा कुछ नहीं है। ऑर्डर 1 है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टर्शरी हेलो एल्केन में ये सबसे पहले है। सो आप इसे याद रखें, ये करैक्टर है हमारा SN1 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SN1 आपका जो है ये 2 स्टेप है, कार्बोकेटायन बनता है। सी प्लस का यहाँ पे मतलब क्या है हमारा? कार्बोकेटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा। और ऑर्डर 1 है और सबसे ज्यादा ये टर्शरी में होता है और प्राइमरी में ये कम होता है। तो देखो, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है हेलो एल्कीन की, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं कि मैं SN1 से करूं या SN2 से करूं। तो SN1 से ये देखा गया है कि जो टर्शरी वाले हैं वो करते हैं और SN2 से प्राइमरी वाले करते हैं। सेकेंडरी वाले 50-50 दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो अब इसके थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, ये पॉइंट्स आप यहाँ से नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, SN1 reactions are generally carried out in polar protic solvent। polar protic solvent वो होते हैं जो H+ बना सकते हैं। एग्जाम्पल वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। तो इस मीडियम में ये रिएक्शन फास्ट होती है। द रिएक्शन बिटवीन टर्शरी ब्यूटाइल, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये टर्शरी ब्यूटाइल का लिखा है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी टर्शरी हेलो एल्केन एंड हाइड्रोक्साइड आपका न्यूक्लियोफाइल है। ईल्ड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ये Br निकल जाएगा यहाँ से अटैक के बाद और OH आ जाएगा, तो आपको मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। अब ये जो रिएक्शन है ये आपकी SN1 के हिसाब से हुई है। तो जो हमारी SN1 के हिसाब से हुई है, तो अब हम इसको याद स्टेप देख लेते हैं कैसे है। ये 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप जो है आपका स्लो स्टेप होता है। उसमें क्या होता है कि कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड टूटने से कार्बोकेटायन बनेगा, अभी मैं दोबारा पीछे करके दिखाता हूँ, और Br नेगेटिव बनेगा। अब ये पोलर प्रोटिक के कारण क्या होगा, ये स्टेबल हो जाता है, इसको H+ मिल जाता है, तो ये रिएक्शन रिवर्स कम होती है। अच्छा, फिर उसके बाद जो आपका ये टर्शरी केटायन बना है, इसके ऊपर आराम से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है और आपको मिल जाता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन से टर्शरी अल्कोहल। तो आप ये पॉइंट्स नोट कर लें और मैं इसको एक बार ऐसे समझा देता हूँ, देखो कैसे होता है। जैसे ये है हमारा टर्शरी हेलो एल्केन, इसकी हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसका कार्बन का और हेलोजन का ये बॉन्ड टूटता है और ये आपका स्लो प्रोसेस है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हेलोजन अलग हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, हेलोजन अलग हो जाएगा, ये हेलोजन अलग हो गया और कार्बोकेटायन बन गया। यहाँ पे आपको C+ मिला ना, C+ को हम क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन। याद रखना, यहाँ पे हमें कार्बोकेटायन मिलता है, कार्बोकेटायन बना। अब ये जो कार्बोकेटायन है ये इजीली OH के साथ जुड़ जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा टर्शरी अल्कोहल, और ये है आपका SN2 SN1 रिएक्शन। कीप इन माइंड, तो ये SN1 के करैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जब भी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, समझो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
तो रिएक्शन के पास दो ऑप्शन है, या मैं SN2 से रिएक्ट करूं या मैं SN1 से रिएक्ट करूं। अब ये रिएक्शन SN2 से होगी या SN1 से होगी, ये डिपेंड करता है कि आपके पास हेलोएल्केन कौन सा है। अगर आपके पास प्राइमरी हेलोएल्केन है या सेकेंडरी हेलोएल्केन है या टर्शरी हेलोएल्केन है, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हेलोएल्केन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये या तो SN1 होगी या SN2 होगी। तो जो अभी हमने पढ़ा उसके हिसाब से हमें ये समझ में आया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने में तो दोनों ट्राई करते हैं SN1 SN2 से होने में, बट जो प्राइमरी है वो ज्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड्स SN2 और जो टर्शरी है वो ज्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड्स SN1 बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और जो हमारा सेकेंडरी है बेचारा, ये तो आपका इन बिटवीन है, तो इसमें दोनों ही मिलता है 50-50, ऐसे समझ जाओ, इसमें हमें दोनों ही मिलता है। तो हम ज्यादातर कभी सेकेंडरी की बात नहीं करेंगे, या तो हम प्राइमरी की बात करेंगे या टर्शरी की। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे आपको कोई टॉपिक दिया घर से करने के लिए, तो अब बच्चे के माइंड में दो ऑप्शन होती हैं, करूं आज कि ना करूं। होता है ना ऐसी, जैसे आपको कोई काम दिया करने के लिए, भी आज ये बेटा होमवर्क कर लेना, ये काम कर लेना, तो आपके माइंड में ही होता है ना, यार आज मैं करूं कि आज मैं ना करूं। तो अब डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। अच्छा कल छुट्टी है तो आज नहीं करता, अच्छा कल टेस्ट है, नहीं मैं आज ही कर लेता हूँ, अच्छा चल कोई बात नहीं सर डांटेंगे, करता ही नहीं, तो तीसरी ऑप्शन भी कई बार बच्चे निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही इसके पास तीन ऑप्शन नहीं है, इसके पास दो ही ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे, कि जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो वो दो ही तरीके से हो सकती है, SN1 और SN2। अब वो डिपेंड करेगा रिएक्टेंट कौन सा है, मतलब हेलो एल्केन कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो सेकेंडरी की जनरली बात होगी नहीं, या तो प्राइमरी की या टर्शरी की होगी। तो अगर प्राइमरी को बिलोंग करेगा तो वो SN2 से चला जाएगा, और अगर वो टर्शरी हेलो एल्केन है तो SN1 के हिसाब से वो रिएक्शन हो जाती है। चलो आप इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। अब देखो जब हम इसी चैप्टर में, अब हम जब आगे चलेंगे तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिलने वाली हैं। देखो क्या है, अब सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप लिख लीजिएगा साथ के साथ कॉपी में और इसे समझते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड, कि आपको कुछ पेयर बना के दिए हुए हैं, ए में दो पेयर, ए में दो है इसमें, विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमसे SN2 पूछा होगा ना, हम साइड में डिटेल लिख लेंगे। SN2 की डिटेल है वन स्टेप इन्वर्जन, और ये प्राइमरी में फास्ट होती है। जो SN2 है ये प्राइमरी में फास्ट होती है। बस अब देखते हैं इसमें प्राइमरी कौन सा है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है, तो हमारे ए ऑप्शन में कौन सा प्राइमरी है। अब देखो ये क्वेश्चन है था जो मैं आपको बता रहा था कि SN2 बताओ किसमें फास्ट होगा। तो हमने क्या करना है, रफ में कैरेक्टर्स लिख लेने हैं, यानी प्राइमरी। तो हमने चेक किया, ये ए में ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। कैसे पता चला, हेलोजन जिस कार्बन से लगा उसका एच चेक कर लो, तो यहाँ पे दो एच है तो ये प्राइमरी है। ये आपके इधर कार्बन ना, ये एक ही एच होएगा, अगर एच पूरे करोगे तो एक ही आएगा। तो देखो अगर आप कंसेप्ट लगाओ तो कार्बन एटम चार बॉन्ड बनाता है ना, तो चार में से ऑलरेडी तीन तो बने ही हुए हैं, एच शो नहीं करते, तो अगर आप एच शो कर दो तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो एच शो करने की जरूरत नहीं होती। तो ये है आपका सेकेंडरी, यानी ये वाला करेगा ए ऑप्शन। अब आ जाओ आप बी ऑप्शन में। जो आपका बी ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से, बी वाले में क्या होता है, बी वाले में ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे पता चला ये दोनों प्राइमरी है। देखो चेक चेक करो, मैं बताता हूँ कैसे पता चला। सो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 कार्बन। तो देखो अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ, 1 2 3 4, फिर आयोडीन, यहाँ पे भी ऐसा ही है, 1 2 3 4, फिर आपका क्लोरीन। अब एच पूरे करो, यहाँ पे दो एच आएंगे, बाकी एच छोड़ दो। जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है ना, बस उसी को चेक करो। तो ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसके पास दो हाइड्रोजन है, यानी ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी वैसा ही है। अब इन दोनों में कौन फास्ट होगा, तो एक चीज और रिकॉल करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऊपर से जब आप नीचे आते हो इस ग्रुप में, तो साइज बड़ा होता है या छोटा होता है, ये बताओ। साइज बड़ा होता है। तो साइज बड़ा हुआ यानी ये बॉन्ड लेंथ बड़ी हुई, यानी ये जल्दी टूट जाएगी। तो लिविंग ग्रुप वो होता है तो जल्दी टूट के निकल जाए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये आयोडीन वाला फास्टर शो करेगा, दोनों प्राइमरी है तो शो तो दोनों करेंगे, बट कौन फास्टर है,
ये वाला फास्टर है आयोडीन वाला। क्यों आयोडीन वाला फास्टर है? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने के कारण ये बेटर लिविंग ग्रुप है। बेटर लिविंग ग्रुप मतलब जल्दी टूट जाएगा, बॉन्ड वीक है, जल्दी टूट जाएगा। सो आप इसे नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो अब हमारी अगली स्लाइड पे क्या क्वेश्चन है देखिए। अब हमारी अगली स्लाइड पे टॉपिक का नाम है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप इसे जरा रिलेट करो। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन में हमने स्टीरियो आइसोमर्स पढ़े थे। स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट के हिसाब से। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब थ्री डायमेंशनली थोड़ी सी हम बात करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं हम। क्या क्या टर्म्स हैं? तो इन टर्म्स में आपको मिलेगा SN2 रिएक्शन प्रोसीड विद कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन। तो आपको पता है हमने पीछे पढ़ा था इन्वर्जन, छाता टेढ़ा हो जाता है, तो वही थ्री डायमेंशनली बात हो रही है। ये थ्री डायमेंशनली ऑब्जर्वेशन की बात होती है, तो थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। वाइल SN1 रिएक्शन प्रोसीड विद रैसमाइजेशन। तो देखो जो हमारा SN2 है, SN2 में हमें इन्वर्जन मिलती है, इन्वर्जन, और SN2 में हमें मिलती है रैसमाइजेशन। तो इन्वर्जन तो हमें पता चल गया क्या है, रैसमाइजेशन हम सीख जाएंगे क्या होगा। अब यहाँ पे इस टॉपिक को समझने के लिए हमें फिर से कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, रिटेंशन क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो हम इन्हें वन बाय वन समझते हैं। यहाँ से कुछ नहीं लिखना आपने, बस जो मैं बोलूंगा उतना लिखना है। सो देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है जिसका नाम है कायरल। कुछ नहीं करना, बस कायरल। अब आप देखो कायरल कार्बन किसे कहते हैं। नाउ लिसन इट केयरफुली। व्हाट इज कायरल कार्बन? ये कार्बन है, अपने चार बॉन्ड अलग अलग एटम से बना रहा है। अगर सेंटर एटम, सेंटर कार्बन अपने चार बॉन्ड अलग अलग एटम से जुड़ के बनाए या अलग अलग मॉलिक्यूल से जुड़े, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे इथ है, यहाँ पे मिथ है, यानी अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ है। तो जब कोई सेंटर एटम, कार्बन सेंटर एटम अपने चार बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जोड़े, उस कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन, ऑल्सो कॉल्ड स्टीरियो सेंटर, also called, also known by the name of chiral carbon and stereo center। तो आप इसे बस याद रखें, जस्ट कीप इन माइंड कि कायरल कार्बन क्या होता है। जब कार्बन एटम, साथ साथ ड्रॉ कर लीजिए, अपने चार बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जोड़ ले, उसे हम कहते हैं कायरल। अच्छा अब यहाँ देखो साथ में, जब आप साथ वाला मॉलिक्यूल देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ पे जो कार्बन एटम है अपने चार बॉन्ड चार अलग अलग एटम से नहीं कर रहा, वहां पर रिपीट भी हो रहे हैं। तो जब ऐसा हो तो उसे कहते हैं अकायरल। ठीक है, कायरल अलग अलग हो इसे कहते हैं अकायरल। अच्छा अब ये देखा गया है, अगर कायरल की अगर हम मिरर इमेज देखें तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाएगी। कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज देखें तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाएगी। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम क्या कहते थे? एनेंशियोमर्स। तो जस्ट एक तरह का रिकॉल है, वैसे जैसे हमने पढ़ा था मिरर इमेज। अच्छा चलो अब इसमें हम ऑप्टिकल एक्टिविटी रिकॉल कराते हैं। क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी? जैसे मान लीजिए लाइट सोर्स है, तो जब किसी लाइट सोर्स से लाइट चलती है तो लाइट हर प्लेन में जाती है। तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको एक ऐसे मीडियम से पास करते हैं जिसका नाम है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में जाने की बजाय ना एक ही डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाएगी। इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, ये आपका लाइट सोर्स है। तो अगर आप लाइट सोर्स देखो ध्यान से तो लाइट हर डायरेक्शन में जा रही है। हम चाहते हैं कि एक ही लाइट में जाए, जैसे लेजर में से एक ही लाइट एक ही डायरेक्शन में जाती है ना, तो लेजर लाइट की तरह ये बन जाए। तो जो एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो उसे कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी कंपाउंड से पास करें, वो कंपाउंड कौन सा होना चाहिए? खासकर ये वाला कायरल कंपाउंड से पास करें, तो ये देखा गया है लाइट या तो राइट डायरेक्शन में बैंड हो जाएगी या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में बैंड हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, और कंपाउंड को बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर ऐसा ना हो, लाइट बिल्कुल सीधी चली जाए,
तो उसे हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये सारा हमने पीछे पढ़ा हुआ है, कौन से चैप्टर में, चैप्टर लास्ट है बुक 1 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ये हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। तो ये जस्ट एक तरह का रिकॉल हो गया। अब देखो कायरल कार्बन पता चल गया, ए कायरल पता चल गया, इसको एसिमेट्रिक भी कहते हैं। जो हमारा स्टीरियो सेंटर और जो हमारा कायरल कार्बन है, इट इज ऑल्सो नोन बाय एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है ना, इसको एक और नाम हम दे सकते हैं, और असिमेट्रिक, एसिमेट्रिक कार्बन, ध्यान रखना एसिमेट्रिक कार्बन। और ये आपका अकायरल, अकायरल आपको पता चल गया अगर 4 बॉन्ड अलग अलग एटम से ना जुड़े हों। अब देखो जो कायरल मॉलिक्यूल है उसकी जब हम मिरर इमेज बनाएंगे, तो जो उसकी मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोज नहीं करेगी। इसको उठा के इसके ऊपर रखो, इस तरह की मिरर इमेजेस को हम नाम देते हैं एनेंशियोमर्स। तो जस्ट रिकॉल है, उसको ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए, कोई ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड। आगे चलते हैं, लिखते जाइए, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब आप यहाँ पे अगर टॉपिक देखेंगे तो यहाँ पे पहला टॉपिक नजर आ रहा है आपको कायरलिटी। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये मिरर है बीच में और ये है हाथ। अगर हम हाथ का मिरर इमेज देखें और इसको उठा के इसके ऊपर रख दें तो ये नॉन सुपर इम्पोसिबल है। और इसी तरह से अपने पैर के फुटप्रिंट को इस तरह पे रखें, नॉन सुपर इम्पोसिबल है। तो कायरल ऑब्जेक्ट जिसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करती उसे कहते हैं कायरल। और कायरल कार्बन का मतलब आपको पता चल गया, अगर 4 बॉन्ड कार्बन एटम अलग अलग एटम से बनाए तो नॉन सुपर मिरर इमेजेस, इनको हम एनेंशियोमर्स के नाम से जानते हैं। अब ये वाला मॉलिक्यूल देखो, मिरर इमेज, यहाँ पे जैसी इमेज यहाँ ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बन रही है, यानी इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। जैसे बॉल है, स्फेरिकल है, इसको उठा के इसके ऊपर रखो इमेज पे, बिल्कुल सुपर इम्पोज हो जाएगा। इन तरह के स्ट्रक्चर्स को या ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं नॉन कायरल ऑब्जेक्ट्स। और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो कायरल ऑब्जेक्ट से शो करते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स को जस्ट समझाने के लिए। अब देखो जैसे यहाँ पे ये आपका एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का नाम है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप ध्यान से देखो तो सेकेंडरी अल्कोहल है ना, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास एक H है, सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये बताओ ये कायरल है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ ये कायरल है? ये कायरल नहीं है क्योंकि 2 ग्रुप सेम हो गए। अब क्या करते हैं, इस ग्रुप में इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। तो इसकी मिरर इमेज तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, देखो ध्यान से, मिरर इमेज क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और इस मिरर इमेज को अगर हम 180 एंगल से रोटेट कर दें तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, 3 डायमेंशनली सोचना, कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखो जो ये ब्लैक सा पोर्शन आ रहा है ना, ये टूवर्ड्स यू है, और ये डॉटेड डॉटेड का मतलब ये इनसाइड द पेज, मतलब बिहाइंड द स्ट्रक्चर। तो जब आप इसको रोटेट करोगे, ऐसे स्ट्रक्चर से इसको रोटेट करोगे तो ये वाली स्ट्रक्चर इधर आ जाएगी और ये पीछे चली जाएगी, इस तरह से, ध्यान रखना। तो जब हम इसको 180 पे रोटेट कर दें तो इस तरह से बनेगा। अब इसको और हम इसके साथ मैच करें तो आप देखो यहाँ पे ये एसिमेट्रिक नहीं लग रहा, मतलब ये इसका सुपर इम्पोज हो जाएगा, अगर इसको उठा के रखें तो इस पे सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो C obtained by rotating B by 180, C is superimposable on its mirror image। तो ये अकायरल, ये आपका अकायरल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये अकायरल है। ये अगर हम इसे देखें तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हो रहा है, बट इसको हम कब बोलेंगे कायरल, जब इसकी 180 रोटेशन के बाद भी सुपर इम्पोज ना हो तब। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, कोई पूछेगा नहीं, बट जस्ट ट्राई टू कीप इन माइंड। ठीक है, इसे ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड। आगे चलते हैं, अब आ जाओ यहाँ पे, इस कार्बन को देखो ध्यान से। अगर आप इस कार्बन को ध्यान से देखेंगे तो यू विल सी कि यहाँ पे जो आपका कार्बन एटम है, इसके 4 के 4 बॉन्ड डिफरेंट एटम से जुड़े हैं, डिफरेंट मतलब डिफरेंट ग्रुप से। तो इसे हम बोलेंगे अकायरल, ये सॉरी इसे हम बोलेंगे कायरल। ये आपका कायरल हो गया, पीछे वाला अकायरल था। अब इसकी हमने मिरर इमेज बनाई, तो जब हमने इसकी मिरर इमेज बनाई तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल ये है कायरल वाला। और इसको अगर हम 180 रोटेट कर दें, 180 रोटेट कर दें, समझना ध्यान से, जब हम इसको 180 रोटेट करेंगे तो जब ये रोटेट होगा तो ये रोटेशन के हिसाब से 3 डायमेंशनली सोचना, ये प्लेन के पीछे है, ये आगे है। तो जब 3 डायमेंशनल रोटेट कर दोगे तो ब्लैक वाला पीछे की तरफ चल जाएगा, ये आगे की तरफ आ जाएगा। तो आगे की तरफ आ गया तो C2H5 की जगह CH3 आ गया यहाँ पे। तो इसको उठा के इसको ऊपर रखोगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। ये होता है एक्चुअल में कायरल की प्रॉपर्टी की, रोटेशन के बाद ऐसा होता है। अब यहाँ पे देखो, इससे पिछली स्ट्रक्चर में देख के क्या लगता है कि ये
अपना कायरल है, बट एक्चुअली ये ए कायरल है। ये ए कायरल क्यों है? क्योंकि इसके कार्बन के 4 के 4 बॉन्ड अलग अलग नहीं है, और इसको जब हम करेंगे तो ऐसा दिखेगा, यानी सुपर इम्पोज हो जाएगा 180 के रोटेशन के बाद। तो ये ए कायरल की प्रॉपर्टी होती है। और कायरल की प्रॉपर्टी ये होती है कि 180 रोटेशन देने के बाद भी नॉन सुपर तो होगा होगा साथ में, 180 रोटेशन देने के बाद भी सुपर इम्पोज नहीं करेगा। सो जस्ट कीप इन माइंड। चलते आगे। The stereoisomers related to each other are non-superimposable mirror images are called enantiomers। मतलब ये हुआ जो हमारे कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, कायरल, उनकी मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं और उन्हीं को हम एनेंशियोमर्स कहते हैं। तो मिरर इमेजेस ऑफ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स, कायरल कार्बन, आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। तो आप इसको ऑलरेडी याद कर लेंगे। अब जो एनेंशियोमर्स होते हैं possess identical optical property, namely melting point, boiling point, solubility, refractive index, etc. They only differ with respect to rotation। समझ गए ना कि जो हमारे एनेंशियोमर्स हैं, देखो जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं इसी का, जैसे मान लीजिए ये और ये स्ट्रक्चर हो गई, ये इन दो की बात करते हैं। तो अगर ये लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगी? लेफ्ट, यानी लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। अब क्या होगा, ये राइट में रोटेट कर रही है, लेफ्ट में रोटेट कर रही है, तो बस यही प्रॉपर्टी, अदरवाइज केमिकल प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं होगा। सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमें डिफरेंस मिलेगा, अदरवाइज हमें कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं मिलने वाला। if one of the देखो if one of the enantiomer is dextrorotatory other will be levorotatory, so just keep in mind। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। मान लो आपने एक सोल्यूशन बनाया, ध्यान रखना, मान लो आपने एक सोल्यूशन बनाया, उस सोल्यूशन में आपने क्या किया, सोल्यूशन बनाया, आपने 50% ये डाल दिया डी, आपने 50% डी डाल दिया और 50% आपने ई डाल दिया। तो जब कोई आप ऐसा मिक्सचर बनाओ, एनेंशियोमर का मिक्सचर बनाओ 50-50% लेके, तो इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं रैसमिक मिक्सचर। अब इसे रैसमिक मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी है कि आधी लाइट राइट में रोटेट होगी, आधी लाइट लेफ्ट में रोटेट होगी, यानी फाइनली एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। जब ऐसा होता है ना तो उसे हम कहते हैं कि उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, और इस मिक्सचर को कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या कहते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने दोनों का मिक्सचर बना दिया, तो एक कोशिश करेगा रोटेट करने के लिए राइट में, एक लेफ्ट में, तो एक दूसरे का इफेक्ट वो कैंसिल कर रहे हैं एक तरह से। तो इस तरह के मिक्सचर को हम नाम दे देते हैं रैसमिक मिक्सचर, यानी एनेंशियोमर के मिक्सचर को हम क्या कह सकते हैं? रैसमिक मिक्सचर। अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या बनती है, देखो अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। A mixture containing two enantiomers in equal proportion, जैसे मैंने पीछे दिखाया 50-50, will have zero optical activity। जीरो रोटेशन मतलब रोटेट ही नहीं कर पाएंगे, कैंसिल कर देंगे। as the rotation due to one isomer will be cancelled by the rotation due to other, such a mixture is known as racemic mixture or racemic modification। A racemic mixture is represented by prefixing DL, dextro, levo या plus minus कट्टा before the name। For example, but2-ol, butane-2-ol, the process of conversion of enantiomer into racemic mixture known as racemization। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। देखो जैसे ये वाला है, तो ये आपका ब्यूटेन 2-ol है, ये भी आपका ब्यूटेन 2-ol है, उसकी मिरर इमेज है। तो जब आप इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो मिरर इमेज और वैसे अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये कायरल है। कौन सा मॉलिक्यूल आता है? ये कायरल। तो कायरल है, तो इसका हाफ मिक्सचर ले लो, हाफ मिक्सचर इसका ले लो, तो डी और एल जो बन जाएगा 50-50, एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस, और such a mixture is called racemic mixture and process is called racemization। चलो अब आप इसे नोट कर लो।